चलो, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग दिस लेस वेटेज चैप्टर. इसका कुछ ज़्यादा मार्क्स का वेटेज नहीं है. हार्डली 5 टॉपिक्स आर देयर, बट द मोस्ट अनहैपनिंग थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज कोई भी एक पूछा जाता है. यानी प्रैक्टिकली इफ़ यू वांट दैट 5 मार्क्स आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है. बोलेंगे हम इसमें ये IMP है वो IMP है, बट कर करके देखने जाओगे तो 5 में से 3 चीज़ IMP हो जाएगी. एंड इन द रेयर ईयर्स बाकी की 2 भी पूछी जाते हैं. इसलिए बेटर इट इज़ टू वेरी ईजी, तो हम पूरा ही चैप्टर पढ़ लेंगे. ठीक है, एंड विल ट्राई. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आई गेस आज के आज इधर के इधर ही लर्न भी हो जाएगा. सबसे पहले इन दिस चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है, हम सीधा क्वेश्चन वाइज ही पढ़ लेंगे इसको, बहुत ईजी है. इकोसिस्टम. अब वो टीचर कैसे भी पूछे, जो भी पूछे, आपका आंसर कॉमन ही होगा. व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, ऐसा पूछते हैं. आप सभी में से कितने सारे लोग, अभी तू कम एक्साइटेड हो कि जवाब देना, आंसर दे, मैं ना नहीं बोल रहा, नहीं मैं पूछूंगा तो तेरे को आएगा. पहला मेरा क्वेश्चन तो सुन. वी ऑल यूज सर्टन काइंड ऑफ डिवाइसेस. कोई एंड्रॉयड यूज़ करता है, कोई आईफोन यूज़ करता है. आया आंसर? हाँ, तो 2 मिनट चुप करके क्वेश्चन सुनेगी. अब उसमें ऐसा होता है, आप लोगों ने सबने सुना है iOS सुना है. इट स्टैंड्स फॉर बेसिकली एप्पल प्रोडक्ट्स, वो वाला एप्पल नहीं. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज एंड्रॉयड. ठीक है. तो आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों को ऐसी बहुत ऐसे उनकी फैंटेसीज होती है, भाई मेरे पास एप्पल का फ़ोन हो, iWatch हो, iPad हो, मैकबुक हो, एयरपॉड्स हो. जिसको ये सब नहीं पता, इट्स ओके, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. और जिसको पता है उनको पता है कि इस सबको मिला के एक चीज़ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्पल इकोसिस्टम. क्या बोलते हैं? एप्पल इकोसिस्टम. तो देखो यहाँ कुछ ऐसा ही लिखा है. ऐसे ही किसी को सैमसंग का क्रेज़ होता है, जस्ट लाइक मी, तो फिर वो ऐसा है कि मेरे पास उसका इकोसिस्टम है. फिर चाहे फ़ोन हो, वॉच हो, टैबलेट हो, तो वो अपना अपना एक इकोसिस्टम है. ठीक है, कि तुम किस में कंफर्टेबल हो. तो हम ह्यूमंस भी एक एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसके अंदर एक इकोसिस्टम चलता है. ये इकोसिस्टम 2 चीज़ों से चलता है. जैसे वो इकोसिस्टम में 5 चीज़ें थी, इस इकोसिस्टम में बेसिकली 2 चीज़ें हैं, 2 मेन चीज़ें हैं. वन इज़ नोन एज बायोटिक एंड अनदर वन इज़ नोन एज अबायोटिक. बायोटिक एंड अबायोटिक. ऐसे डैश करना ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट किया है टू एक्सप्लेन यू वेल. अब बायोटिक चीज़ें वो होती है, देखना इधर ही लर्न हो जाएगा. बायोटिक चीज़ें वो होती है जो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने अंडर में कवर करे. तो बायोटिक के अंडर में सिर्फ एक ही चीज़ कवर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब इसमें सब आ गए. लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी जिंदा चीज़ आ गई, फिर भले वो हिले डुले ना. मैनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू माइट हैव सीन हिलते भी नहीं है, फिर थोड़ा उसकी कुछ मस्ती करो. हाँ, प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें आएगी देखो इसके अंदर. अब इसके जब एग्जांपल्स लिखने की बात आएगी तो सबसे पहले वील स्टार्ट फ्रॉम अस ह्यूमंस. ना भी लिखो तो अगर आप एनिमल्स लिख दोगे तो वी ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल एनिमल्स, तो हम उसमें भी आ जाएंगे. ठीक है. अब इसके अंदर आएंगे प्लांट्स, फिर इसके अंदर आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब इसके अंदर सब आ गया. हाँ, जब हमने प्लांट्स एनिमल्स लिखा ना, तो फिर ऐसा नहीं बोलने का सर इसमें बर्ड्स और इंसेक्ट तो रह गए, वहाँ बदबू आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, एक्सेट्रा. तो ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये किस कैटेगरी के अंडर कंसीडर होंगे? बायोटिक. अब आप खुद ही समझ गए होंगे एबायोटिक के अंदर क्या आता होगा. क्या आता होगा? नॉन लिविंग. अभी देखो सुनो, अब मैं यहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई भी ऐसे केओस में आंसर नहीं देगा. नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. अब ये नॉन लिविंग थिंग्स जो है, इस नॉन लिविंग थिंग्स में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? कोई एक पर्टिकुलर बच्चे को मैं पूछता हूँ, हर्ष इस नॉन लिविंग थिंग्स में क्या देख रही है तू? उधर ऊपर, इधर देखना है, चालू ही है ना, तो उसमें से पढ़ेगी. इधर देखने लाइव मिल रहा है फीड तो भी बताओ, ऑनलाइन देखना है. ये उसको बोलते हैं फोन एडिक्शन. हाँ बता, नॉन लिविंग थिंग्स में तू क्या चीज़ें गिन सकता है? ऑब्जेक्ट जैसे कि चेयर, पेंसिल, पेन. कितने जने इस चीज़ से सहमत है? तू आंसर नहीं देगी, तू कल पूछ के गई है. कितने जने इस आंसर से सहमत है कि यस चेयर है, टेबल है, ये सब चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा इस कैटेगरी में. क्यों? क्योंकि तू बिना पेंसिल के जी सकता है, तू बिना चेयर के नीचे ज़मीन पे बैठ सकता है, बिना बेंच के नीचे ज़मीन पे बैठ सकता है. वो बात अलग है, पाइल्स नहीं हुए होने चाहिए. वो बात अलग है, पाइल्स नहीं हुए होने चाहिए. ठीक है. यहाँ पे ऐसी नॉन बायोटिक, यहाँ पे नॉन बायोटिक या जिसको बोलते हैं एबायोटिक, इसके अंदर ऐसी नॉन लिविंग चीज़ें गिननी है जिसकी इनको ज़रूरत है टू सर्वाइव. हाँ, जैसे तेरी पेंसिल के बिना हम जी लेंगे, चेयर के बिना हम जी लेंगे, टेबल के बिना हम जी लेंगे, बहुत गरीब जी रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग चीज़ें यूज़ करेंगे. सबसे पहले जो हमें मेन पता है कि भाई एयर है, वाटर है, लैंड है, रहेंगे कहाँ? ठीक है.
ये सारी चीज़ें हैं। अभी टेक्स्ट बुक के अंदर और ज़्यादा डिटेल में देखोगे तो एयर के अंदर आपको ऐसे ऑक्सीजन स्पेसिफाई करके देंगे, क्योंकि उनको ऐसा है कि बच्चों को यही मालूम है कि एयर में से हम क्या बेसिकली उठाते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, और इसी एयर में हम रिलीज करते हैं CO2 जो वापस प्लांट्स ले लेते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, इन द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनका एक कोलैबोरेशन से बनता है एक, उसको बोलते हैं, आगे बात समझ में। अब इन सब का एक ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, बस इतना ही है। तो आई गेस इसमें कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पे थिंग्स गेट अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। इसको सारे टीचर्स, ऑलमोस्ट स्कूल के हों, कोचिंग के हों, कोई भी टीचर्स हों, ऑलमोस्ट हर टीचर इस क्वेश्चन को मोस्ट टाइम भी बोलेगा। अब जो टॉपिक आता है दैट कम्स इज फूड चेन एंड फूड वेब। अब देखो ये दोनों साथ में ही पढ़ाए जाएंगे, फूड चेन एंड फूड वेब। अब व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन एंड फूड वेब? उससे पहले मैं कभी भी तुम्हें बोलता हूँ कोई भी टॉपिक सीखता हूँ ना, फर्स्ट फोकस ऑन इट्स नेम, फर्स्ट फोकस ऑन इट्स। फूड मतलब खाना ना। व्हाट डू यू मीन बाय चेन? चेन सबको पता है, गले में पहनते जो चेन। नहीं, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, हाँ वही गधे, हाँ वही, और यहाँ वही फॉलो होती है, वही फॉलो होती है। आई हैव माई ओन गुड एग्जाम्पल्स, और देखना एग्जैक्टली वही चेन की बात कर भी रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एंड देन विल कम टू वेब, विल कम ऑन दैट लेटर ऑन। सबसे पहले ऐसा होता है कि कुछ दुनिया में, हम इसके पहले वाले प्लांट में, इसके पहले वाले चैप्टर में बायोलॉजी के पढ़ के आए लाइफ प्रोसेस में, कि दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रोड्यूसर होते हैं। एक होते हैं ग्रीन प्लांट्स, नॉट जस्ट प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, एंड फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं? फ्यू। तो कंसिडर दोज 2 एज प्रोड्यूसर्स। इन दोनों को क्या गिन लो? प्रोड्यूसर्स के अंदर मैंने किसको गिना? ग्रीन प्लांट्स। किसको गिना? तुम्हें नहीं लिखना है, ये नोट्स बनाते टाइम तुम्हें नहीं लिखना है, मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। प्रोड्यूसर लिखना है, ये 2 चीजें नहीं लिखनी है। फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्यू, वो बताता हूं सब लास्ट में। फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खत्म हो जाने देंगे स्लाइड फिर। फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों एग्जाम्पल है किसके? तो प्रोड्यूसर्स क्या करते होंगे? जब भी सवाल पूछूं पहले नाम पे ध्यान देना। प्रोड्यूसर्स क्या करते होंगे? प्रोड्यूस। क्या करते होंगे? किसको प्रोड्यूस करते होंगे? जो पढ़ रहे हैं वो क्या? फूड। फूड चेन प्रोड्यूस करेंगे, साले कंपनी खोल के बैठा है, ठीक है। सो बेसिकली दे विल प्रोड्यूस व्हाट? फूड। दे विल प्रोड्यूस व्हाट? अब इसको कंज्यूम करते हैं तो नाम पड़ा कंज्यूमर्स। इसको हम कंज्यूम करते हैं तो हम लोगों का नाम पड़ा। अब तुमने किसी को इंसान खाते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, तुम्हारा मालूम नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को कोई खाता नहीं, पर मैंने तुम लोगों को तो मछली, बकरी, XYZ खाते देखा है, ठीक है। सो बेसिकली द थिंग्स इज कंज्यूमर्स के कुछ लेवल होते होंगे, कंज्यूमर्स के कुछ क्या होते होंगे? सो हम इस कंज्यूमर्स के लेवल्स को कैटेगराइज कर देंगे। सबसे पहले हम इसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या बोलेंगे? सो नाउ वी विल कॉल देम एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। व्हाट वी विल कॉल देम एज? उनको खाने वाले उनसे बड़े होते होंगे, हाँ, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, व्हाट डू वी कॉल देम एज? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उसके बाद उनको खाने वाले उनसे बड़े होते होंगे, उसको बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। क्या बोलते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर्स। सो वी कॉल देम एज नाउ टर्शियरी कंज्यूमर्स। इनफैक्ट इन सभी को खाने वाला, इनसे भी ऊपर, टर्शियरी कंज्यूमर्स के भी ऊपर एक रेयर कैटेगरी फॉल करती है, विच इज नॉट ट्रू एवरी टाइम। तो सर कब ट्रू होती है ऐसा कोई नहीं पूछेगा, मैं तुम्हें आगे खुद बताऊंगा। तो इसके बाद भी एक कैटेगरी आती है जिसको बोला जाता है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। क्या बोला जाता है? जैसे 4 का मतलब होता है ना, तो इसके बाद आता है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। क्या आता है? नाउ दिस इज वेरी रेयर। व्हाई इट इज रेयर वो आगे समझेंगे हम। सो बेसिकली ऑल दिस फोर comes under the category of consumers, whereas we only have this one known as producers. अब इनमें से कोई भी कभी तो मरता होगा। Everybody has a lifespan. Everybody has a सबसे बड़ा अभी के लिए मान लेते हैं कि इधर लायन टाइगर में से कुछ था जिन्हें कोई नहीं खाता फर्दर, ठीक है, जो अपनी एज होते ही मर जाते हैं, ठीक है। तो once they die, their body automatically decomposes. And there comes one more category of this whole chain known as most important category, decomposers. क्या नाम है?
डिकम्पोजर्स। ये ना होते तो तुम्हारी बॉडी को कोई सड़ा नहीं पाता, सड़ा नहीं पाता तो आपकी बॉडी एक खाद में कन्वर्ट नहीं होती। खाद मीन्स फर्टिलाइजर, खाद मीन्स उसको ये प्रोड्यूसर्स ले नहीं पाते, और ले नहीं पाते तो उतने न्यूट्रिशन वाला खाना बना नहीं पाते, बना नहीं पाते तो कंज्यूमर खा नहीं पाते, एंड ये पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती। एंड इसी को बोलते हैं फूड चेन, इसी को बोलते हैं फूड। बट व्हेन यू टॉक अबाउट रियल लाइफ, तो जब गॉड ने ये सब बनाया तो ये फूड चेन जैसे नहीं बनाई गई थी। इट वॉज मेड लाइक अ फूड वेब। सर हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट इजीली? तो उसको भी इजीली समझने के लिए हम एक छोटा मोटा एग्जांपल लेंगे। बट उससे पहले वंस अगेन लेट मी टेल यू, इसके अंदर भी कुछ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैसे? ये प्रोड्यूसर्स हैं जो कि कौन है? ग्रीन। अभी ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। किससे होता है? और तुमने कहीं पे भी मार्क किया कि मैंने कभी भी ग्रीन प्लांट की जगह सिर्फ प्लांट कभी नहीं लिखा है? वो ग्रीन में ही अवेलेबल होता है। ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। क्या होता है? आ रहे हैं हम उस पर। अब ये ग्रीन वर्ड जो लिखा है ये है ड्यू टू अ ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल के अंदर एक कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब सनलाइट, टू एब्जॉर्ब, फिर से टू एब्जॉर्ब। कुछ स्ट्राइक हो रहा है? मैं सनलाइट बोल रहा हूं तो कुछ स्ट्राइक हो रहा है? ओके, मतलब हम खा रहे हैं चीजें, जिंदा रहने की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, बट रोल प्ले किसका आ रहा है? एबायोटिक फैक्टर का। ओके, इसलिए इकोसिस्टम, इसीलिए एनवायरनमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सर ने बोला था कोलैबोरेशन है। हाँ, तो ये प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे मस्त छोटे छोटे बादल चाहिएंगे, फिर यहाँ से टपकती बारिश चाहिएगी क्योंकि पानी भी चाहिए, तो पीछे हमने पानी दिखा था। यहाँ एक सन चाहिएगा जो कंटिन्यूसली क्या दे रहा हो? सनलाइट। तो ये सारे तो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो जरूरत पड़ती है किसको? बायोटिक को। फिर बायोटिक एक के बाद एक एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। सो कहीं ना कहीं वी नीड अ कोलैबोरेशन। ठीक है, अब ऐसा तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर 2 ड्राइंग्स दिए हुए हैं, जस्ट ऑन 1 पेज। हाँ, अब देखो आपको जो फर्स्ट ड्राइंग लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे दिया है, फर्स्ट राइट। हाँ, अब उसके अंदर देखो सबसे पहले नीचे क्या ड्रॉ करके दिया है आपको? फर्स्ट ड्राइंग लेफ्ट साइड में, कोने में, लेफ्ट साइड में। हाँ, हाँ, ट्री से क्या बना रहा है? देखो ट्री कहाँ जा रहा है? देखो डियर कहाँ जा रहा है? देखो, इसका मतलब एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, एक उससे बड़ा कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल्स हैं, देखो ये कंज्यूमर्स के, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर और एक सेकेंडरी। नहीं, वो टर्शियरी है। सर कैसे पता चलेगा? उसी के लिए बाजू वाला ड्राइंग दिया है। अगेन लुक एट द ड्राइंग दैट इज गिवन थर्ड, बीच वाला नहीं, थर्ड देखो, थर्ड। हाँ, थर्ड नीचे से स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करते हैं हमेशा। हाँ, क्या है वहाँ? हाँ, वो मराइन प्लांट्स है। क्या है? हाँ, वो मराइन प्लांट्स को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? देखो, लॉबस्टर। जेंजी किड्स में ऐसा होता है, मस्त पोपट हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद क्या है? फिश है, एक बड़ी सी फिश है। फिर फिश को खाने के लिए क्रेन। हाँ, वो जेसीबी वाड़ू ने। ओके, ठीक है, तो उसमें क्रेन है। तो अब इसमें आपको कितनी चीजें, कितने ऑर्गेनिजम्स दिखे? 3 दिखे। हाँ, ऑर्गेनिज्म कितने दिखे? 3। लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटल 4, और उसमें एक किस कैटेगरी में जाएगा? प्लांट्स। किस में जाएंगे? और उसको कंज्यूम करने वाले कितने हैं? 3, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अब बीच वाला देखो, हाँ, तो वही तो सिखाना है सर। वहां पे भी नीचे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स जैसा ड्रॉ किया हुआ है। फिर एक इंसेक्ट है। फिर इस इंसेक्ट को खाने वाला क्या है? फ्रॉग है। फिर फ्रॉग को खाने के लिए क्या है? स्नेक को खाने के लिए ईगल, वल्चर, हॉक, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे देखो प्रोड्यूसर्स एक है, लेकिन कंज्यूम करने के लेवल्स कितने हैं? तो सर इसके बाद भी होते होंगे? नहीं। एंड दैट मेक्स वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या होता है आफ्टर 3 लेवल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके 3 लेवल ऑफ चेंज के बाद क्या होता है?
क्यों इसके 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 के बाद लेवल होते ही नहीं है? क्योंकि एनर्जी बचती नहीं है ट्रांसफर करने के लिए। क्या बात करते हो सर? इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन उधर बुक में आएगी कि हर लेवल पे तुम्हारी कितनी एनर्जी लॉस हो जाती है? 10। देखो आपको यहाँ पे कहाँ लिखी हुई, आई विल शो यू वेयर दैट लाइन इज गिवन। मैंने देख लिए। ओके, ये जो बुलेटिन पॉइंट्स की दी हुई है पिरामिड्स के बाजू में, हम उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट बुलेटिन पॉइंट पढ़। The green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. देखो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये इतने बड़े सन की मैसिव एनर्जी आती है। अब भाई इसका 1% भी बहुत होता है, तो इसकी 1% को खाली कैप्चर कर लेते हैं। कितनी? ओके, फिर क्या होता है उसका देखो। When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. अब इसका मतलब क्या हुआ? जब इसको पहले लेवल के कंज्यूमर्स यानी कि ये डियर जैसा कोई भी हर्बीवरस, इसके अंदर आप ऐसे भी नाम लिख सकते हो, हर्बीवरस, फिर कार्निवरस, फिर टॉप कार्निवरस, ओमनीवरस। 4 कैटेगरी है ना? हाँ, वो बचपन में सीखते थे। कार्निवरस के बाद उससे भी बड़े कार्निवरस होते हैं। जैसे कि शेर को अभी कभी ऐसे शिकार करना होगा तो हाइना का भी कर लेगा। हाइना इज ऑल्सो अ कार्निवरस एंड शेर इज ऑल्सो अ कार्निवरस, लायन। सो बेसिकली दोनों को एक कैटेगरी में कैसे रख दूं? तो एक के लिए नया कैटेगरी होती है टॉप कार्निवरस। तो अब देखो सनलाइट जिसकी बहुत 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 ज़्यादा अमाउंट हमारे पास आती है, उसका जस्ट 1% तुम्हारे प्रोड्यूसर्स यहाँ पे कैप्चर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। और इस फूड को कोई डियर जैसा हर्बीवरस, जिसको तुम बोलोगे प्राइमरी कंज्यूमर, क्या बोलोगे? पहले लेवल का कंज्यूमर आके खा लेता है। ठीक है, अब वो जब वो खा लेगा, जैसे तुम भी अभी इधर बैठे हो, अभी लाइट चली जाए या एसी बंद कर दूं तो थोड़ी देर में वी ऑल विल फील सफोकेशन, थोड़ी देर के बाद वी ऑल विल स्टार्ट स्वेटिंग। तो हमारी बॉडी क्या करती है? हीट रिलीज करती है। क्या करती है? तो देखो, एक तो उसकी बॉडी हीट रिलीज करेगी, ठीक है, हीट रिलीज करेगी। दूसरा, उसकी बॉडी टाइम टू टाइम ग्रोथ कर रही है, बढ़ तो रही है। हम भी अभी हर सेकंड ग्रो कर रहे हैं, बट इतना मिली फ्रैक्शन में ग्रो करते हैं कि दिखता नहीं है। वरना तुम्हारे बाल कब बड़े हो जाते हैं तुम्हें नहीं दिखता, बट वो एवरी मिली सेकेंड छोटे छोटे प्रोपोर्शंस में ग्रो तो हो ही रहे होते हैं। हम भी, हमारे नेल्स ग्रो हो रहे होते हैं, हमारे हेयर ग्रो हो रहे होते हैं। सो दे कीप ग्रोइंग। इस तरीके से कभी कभार ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस भी करेंगे तो रिप्रोडक्शन में भी एनर्जी लॉस होगी। तो देयर आर मल्टीपल थिंग। वो कुछ भी नहीं करेगा ना तो भी आपको पता है, आप घर पे खाली ऐसे साधु संत जैसे पूरा टाइम बैठे रहो तो भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन उसके बाद खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे। सर पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू साइंस व्हाट डू वी से कि वी ऑक्यूपाई एनर्जी टू डू सम वर्क। तो जब मैंने वर्क ही नहीं किया तो 10 दिन पहला का पड़ा हुआ खाना मेरी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में पड़ा ही क्यों नहीं रह रहा? भाई वो पड़ा भी रहा बट वो टोटली टाइम यूटिलाइज भी होता। सर पर मैंने कोई काम ही नहीं किया। नहीं काम करके भी आप 5 काम तो करते ही हो। कितने? 5। ना काम करके भी देखो, सांस लेना तो बंद नहीं करोगे तो देखो तुम्हारा ब्रीथिंग चलता रहेगा। तुम चाहो ना चाहो तुम्हारे पेट में जो भी तुमने खाना डाला है, बॉडी उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेगी, यूजफुल एंड नॉन यूजफुल। तो यूजफुल को वो रख लेगी और नॉन यूजफुल को वेस्ट में जाने देगी। ठीक है। तीसरी, तुम्हारी बॉडी वो सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करेगी, क्योंकि हर बॉडी पार्ट को उसकी ज़रूरत है, वरना तुम्हारा पर्टिकुलर कोई बॉडी पार्ट शून्य हो जाएगा। तो सर्कुलेशन चलता रहेगा, डाइजेशन चलता रहेगा, रेस्पिरेशन चलता रहेगा। उसके अलावा तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारा ब्रेन कभी सोचना बंद नहीं करेगा, तो तुम्हारी थिंकिंग भी चलती रहेगी। एंड जस्ट इमेजिन इफ यू आर समवेयर और दी अदर हर्ट, मतलब कुछ लगा है तो तुम्हारी बॉडी, तुम नहीं भी यहाँ मैंने ला गया हूँ को ए भाई रिपेयर ना कर तो ऐसा नहीं होता। वो रिपेयर तो करेगा। तो रिपेयर पर सर मान लो मुझे कुछ ना हुआ तो कोई बात नहीं, तो भी तुम बैठे बिठाए ग्रो तो करते रहोगे। क्या करते रहोगे? तो देखो ये 5 चीजें तो तुम कुछ ना करके भी करोगे, तो उसमें तुम्हारा खाने के एनर्जी लॉस्ट होता है। इसलिए इतनी सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी डियर की, तो अब बची क्या आगे देने के लिए? तो अब वो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। देखो, An average of 10% of food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumer.
ये मोस्ट आईएमपी लाइन है, ये लिखनी पड़े टेक्स्ट बुक में भी, सब लोग इसको अंडरलाइन कर दो कि 10% तो चाहिए, 10% ही उसकी बॉडी में अवेलेबल रहती है नेक्स्ट वाले के लिए, बाकी सब यूज हो जाती है। मतलब इस 1% का ये भाई ने तो 100% लिया, पर उस 100% में से भाई साहब 90% तो खुद की बॉडी ने यूज कर दिया इन ऑल दिस थिंग्स। तो नेक्स्ट जनरेशन मतलब नेक्स्ट लेवल के कंज्यूमर को देने के लिए कितनी एनर्जी बची मेरे पास, कितनी बची? 10। हाँ फिर Since so little energy is available for the next level of consumers, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 atomic levels. समझ में आ गया कि कुछ बोलने की जरूरत है? क्या बोला? इतनी कम एनर्जी रहती है, इसलिए जनरली ये हमेशा 3 या तो मैक्सिमम 4 लेवल की होती, हर स्टेज पे सिर्फ 10%, फिर उस 10% का भी 10%, फिर उस 10% का भी 10%, फिर उस 10% का भी 10%, तो साला बचा क्या मेरे पास? तो उसके बाद अब ऐसा कुछ रहा भी नहीं कि भगवान ऐसा कोई क्रीचर भी बना दे कि उसको कुछ एनर्जी मिलती, तो बेटर ऑप्शन यही था कि फिर वो मर जाए और डिकम्पोजर्स के हवाले वो फिर से क्या बन जाए? फर्टिलाइजर। क्या बन जाए? क्यों? क्योंकि डियर से एनर्जी लायन को सिर्फ कितनी मिली? 10%। इसीलिए तुम कभी नेशनल ज्योग्राफी चैनल ये वो कभी कभार देखते होंगे, तो यू माइट बी नोइंग कि शेर वगैरह जो है वो एक दिन में एक हंट नहीं करते, एक से ज़्यादा हंट करते हैं। और ये भी सोचो, ये 10% इतने बड़े डियर का है, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, पर सामने जिसने हंट किया भाई उसकी बॉडी के ये प्रोसेस इससे ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। हाँ, डियर तेज़ दौड़ता है तो टाइगर उससे तेज़ दौड़ेगा तब ना पकड़ पाएगा, तो इसकी बॉडी हीट लॉस करेगी तो इसकी तो और ज़्यादा करेगी। तो ये सारी प्रोसीजर्स इनके अंदर भी होती हैं, इसीलिए मैक्सिमम देयर आर ओनली, इसीलिए बोलते हैं मैक्सिमम देयर आर 3 और 4 लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि उसके बाद यूजेबल फॉर्म में बहुत कम एनर्जी बचेगी। क्लियर है? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं इस प्राइमरी चेन का। इतने सारे एग्जांपल्स हमने बुक में देखे, इसके सबके अंदर आप देखो, इसी को मैं बोल रहा था फूड चेन। चेन का मतलब मैं आपको थोड़ा अलग एग्जांपल से सिखाता हूँ, थोड़े वियर्ड है लेकिन सीखने में मज़ा आएगा। फूड चेन, अब इसमें ऐसा है कि हमने छोटे मोटे कुछ घास फूस उगा लिए, सेइंग प्रोड्यूसर्स, क्या बोल दिया? उसको एक इंसेक्ट ने खा लिया, फॉर एग्जांपल से ग्रास हॉपर ने खा लिया, ठीक है, एक इंसेक्ट हो गया। अब इस ग्रास हॉपर को फॉर एग्जांपल से कोई भी फ्रॉग ने खा लिया, अब इस फ्रॉग को फॉर एग्जांपल से स्नेक ने खा लिया, अब इस स्नेक को फॉर एग्जांपल से हॉक ने, ईगल ने खा लिया, और हॉक ना समझ में आए तो ईगल, मतलब वो सेम नहीं होते, बट नहीं तो तीसरा भी लिख सकते हो, वल्चर, ठीक है, इट्स ऑन यू भाई, बहुत हो गए। अब ये देखो, अब इसको ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा बोलूँ दुनिया में फ्रॉग ग्रास हॉपर के सिवाय कभी कुछ नहीं खाएगा, कभी, और कोई ऐसी बीमारी आ गई जिससे ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये, तो फिर ये भी सारे मर जाएंगे, और ये भी मर जाएंगे। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों? सर सब चले गए, हमें क्या दिक्कत है? ये बढ़ जाएंगे। अब इसको समझने का एक और मस्त तरीका समझाता हूँ, और डरावना। खाली सोचो कि कोई ऐसी बीमारी आई जिससे ये सब मर गए, तो ये भी सब मर जाएंगे, बट व्हाट अबाउट दीज? बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसको खाने वाला कोई नहीं है, सो ये पूरी चीज़ों के अंदर क्या होता है? इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है? अब इसको एक काम कर सकते हैं, ऐसा भी डील कर सकते हैं इसके साथ कि यही जो एग्जांपल मैंने अभी दिया ना, उसको यहाँ से देता हूँ। चुप हो जा बेटा। ये स्नेक अगर इसको खाता हो और अगर ये मर जाए तो इसकी प्रपोर्शन बढ़ती जाएगी एंड यहाँ हो जाएगा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब। क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग जो चीज़ फॉलो कर रहे थे ना कि फिर ये मरेगा और लेके आएगा कौन? डिकम्पोजर्स। शिट यार, क्या हुआ? डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर्स फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में फिर से दे देंगे इसको, तो डिकम्पोजर से वापस प्रोड्यूसर एंड द चेन विल गो ऑन। क्या बोला मैं फिर से? चेन विल गो। तो देखो ये और ये
एक एंड है और एक एंड है, इनके बीच में चेन चलती है। तो ये वो तुम्हारी चेन के वो जो दो हुक हैं जो सबसे अलग दिखते हैं, बाकी की पूरी चेन सेम दिखती, उसी पे से इसको नाम दिया गया है फूड चेन, कि इसका एक ही वे होता। હવે મને મન થાય કે આનું હુક કાઢીને હું બીજે ક્યાંય નાખું, पर બીજી कोई जगह જ नहीं, तो यू कैन नॉट डू दैट। आपके पास कोई और प्लेस नहीं है टू इंसर्ट इट, तो एक ही ऑर्डर में जाना है, दैट इज फूड चेन। पर उसमें ये दिक्कत आएगी कि अगर गलती से भी कोई बीमारी आ गई या ड्यू टू एनी XYZ रीजन कोई एक स्पीसीज खत्म हो गई, साला सब बिगड़ जाएगा। तो टू नॉट लेट दिस थिंग हैपन, गॉड हैज मेड फूड वेब इंस्टेड। क्या बनाया है कि भाई फूड वेब बना के रखा है। जैसे कि फूड वेब इसी का एक कॉम्प्लेक्स वर्जन है, इसी का एक कॉम्प्लेक्स वर्जन है। जैसे कि क्या कि सर सपोज स्नेक है, तो स्नेक अकेला क्यों फ्रॉग को खाए? स्नेक के अलावा भी यहाँ पे एक स्पीसीज रख दो जैसे कि मंगूस, वो भी फ्रॉग को खा जाएंगे, ठीक है, तो फिर फ्रॉग की तादाद नहीं बढ़ेगी। इसी तरीके से इसका लोकल लाइफ एग्जाम्पल एक देख लो कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ यहाँ से चालू करो, मजा आएगी सबको। ये क्या है? तुम लोगों को ऐसे स्माइल करने को थोड़ी बोला, ठीक है। कंसिडरिंग कि इसको खा रहा है कोई रैट, रैट को खा रहा है कोई कैट को खा रहा है कोई डॉग को खा रहा है कोई कुत्ता खाती है तू, कुत्ता खाती है तू, कुत्ता। इतना गिर गए तुम लोग। जब अब ऐसा समझते हैं, अगर ये फूड चेन वाली सीरीज होती और अगर उसमें दुनिया के सारे रैट मर जाते ड्यू टू सम डिजीज, बीच में कुछ साल पहले आई भी थी, रैट रैपिडली स्टार्टेड डाइंग, ठीक है, वो गूगल करके देखना है, तो चुप हो जाए साला। मैं खाली एग्जांपल दूँ तो फटाक से ट्रैक चेंज कर देती है। तो अगर ये कैट सिर्फ रैट खाती होती तो ये सब मर जाते, बट वी नो दैट अगर ये नहीं मिला कोई बात नहीं, कैट बोलेगी अपने कहाँ से काम चला लेंगे, फिश से। वेरी गुड, कहाँ से काम चला लेंगे? फिश से। अगर इसी तरीके से ये चीज को इसने नहीं खाया तो बोलेंगे हम खा जाएंगे, ये हम खा लेंगे, कोई चिंता नहीं है, ओके कोई बात नहीं। अगर डॉग को लायन खाने का मूड में नहीं है तो हम उसको हाइना को खिला देंगे, ठीक है। हाइना को नहीं खाना, हम उसको टाइगर को खिला देंगे, और उसको चूहा ना मिले, लायन क्या मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन वन प्रे मतलब जो खा जाने, जिसको खा जाने वाले हैं, वन प्रे हैज मोर देन वन प्रीडेटर्स। तो जब आपके पास एक प्रे के लिए मोर देन वन या फिर एक प्रीडेटर के पास मोर देन वन प्रे एंड वाइसा वर्सा, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन बिल्ड होती है वो बाजू में ड्राइंग बना के दी हुई है और उसको बोलते हैं फूड वेब। अब वो पढ़ने को नहीं बोलूँगा, दिख रहा है, किसी को भी जो मन में आ रहा है वो उसको खा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज फूड चेन एंड फूड वेब। आई होप दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर। नाउ टर्न द पेज, लेट मी जस्ट सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्विक टॉपिक। क्या है, खाली नाम बताना। ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन। नाउ बेसिकली बिफोर अंडरस्टैंडिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन, पहले तो ये बताओ ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे बनती है, क्या करती है। तो टॉपिक का नाम है वेरी गुड। क्यों अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन को क्या कर देंगी? नॉट द करेक्ट आंसर, नियर अबाउट। एक और ऐसा आंसर दिया तो हम तुमको वेरी गुड, स्किन कैंसर से बचाती है। वो हमारी स्किन पे ये चीज इफेक्ट करके देते हैं कि इट कॉजेज स्किन कैंसर, इट कॉजेज। सो बेसिकली हम सीखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, सीख हाँ इसी से होता है। वैसे बहुत सारे रीजन है पर इससे भी होता है। सपोज ये अर्थ है एंड ओके डॉक्टर, नाउ उसके बाहर ये एक लेयर बनाई हमने, ये अर्थ के बाहर हमने एक लेयर बनाई, कंसिडरिंग दैट दिस इज अवर ओजोन लेयर, दिस इज अवर। नाउ ये ओजोन लेयर को एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, कैसे बनी, कैसे टूटती है, क्या होता है। सी यहाँ पे वी विल बी हैविंग सन, ऐसा नहीं है कि अर्थ से सन छोटा है,
बट इट इज जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल। अब उससे बड़ा क्या बनाने का, अपने को तो समझने से मतलब है कि सन रेज आती हैं बस, ठीक है। अब यहां से आती है यूवी रेज, क्या आती हैं, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। अब ये अगर हमारे अर्थ सरफेस पे डायरेक्टली आ जाएगी, कैसी आ जाएगी, तो फिर ये हम लोगों को, जो ह्यूमंस इसके अंदर रहते हैं, उन ह्यूमंस को क्या हो जाएगा, उससे स्किन कैंसर होने का रिस्क है। तो ये क्या करके देती है, उतनी ही लाइट रेस को आने देती है जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी। सर व्हाट अबाउट द एक्सेस वन, जो एक्स्ट्रा है उसको ये रिफ्लेक्ट बैक करती है, क्या कर देती है, ठीक है, यूवी रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है वापस वहीं पे, विदाउट एयर वाले एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में ही। ज़्यादा है हमारे एटम्स के बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। नहीं, इतनी भी ज़्यादा नहीं है, एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ ओजोन लेयर डिप्लीशन का पूछेंगे। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहला आता है कि ओजोन लेयर बनती कैसे है, ठीक है, क्योंकि देखो हम तो बनाने गए नहीं। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक मस्त चीज़ भी सिखाऊंगा, जस्ट जनरल नॉलेज पर्पज से, एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली बताऊंगा, इंटरेस्टिंग है सुनने में। सभी में आप सभी को ऑक्सीजन का फॉर्मूला पता है, O2 क्या होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है जिसका लिखने का तरीका होता है O2। कैसे लिखते हैं हम उसे, O2। तो ये O2 भी तो कभी दो O के एटम से बना होगा, क्योंकि ये O2 मीन्स ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का, भले दोनों सेम एटम है तो उसको तुम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डाई मीन्स टू, एटॉमिक मतलब एटम वाला, और वो भी कैसे, तो क्या सेम, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, या तो फिर मैं बोलूं सेम एटम्स वाला, बट है तो तू एक मॉलिक्यूल, दो सेम एटम वाला ही सही, बट है तो तू एक मॉलिक्यूल। कैसे बना है, तो क्या तू बना था दो O को जोड़ के, दो छोटे छोटे O को जोड़ के, O प्लस O made you O2, where this was also an atom and this was also an atom and this made this molecule, this made this molecule। अब ऐसा होगा कि ये जो O2 है, ये जो O2 है, वो फर्दर नेचर में से कहीं से ऐसा एक अकेला O ढूंढ लेगा, बिफोर इट कंबाइंस विद एनी अदर O, ये उसके साथ कंबाइन करके O3 बना लेगा। क्या बना लेगा, और ये बन गया तुम्हारा ओजोन। क्या बन गया, ओजोन। जब ये O2 बना तो ये नेचर में फ्री दो ऑक्सीजन के एटम्स घूम रहे थे, और कहीं ना कहीं ऐसे भी एटम्स थे जो ऑलरेडी कंबाइन हो चुके थे। तो एक ऑलरेडी कंबाइन हुआ मॉलिक्यूल, और एक जो दो एटम्स कहीं घूम रहे थे जो अभी कंबाइन होने वाले थे, उसमें से फटाक से एक को उठा के ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, O3, यानी कि ओजोन। क्या बना लेते हैं। लास्ट ईयर के एक बच्चे ने मुझे इसमें मस्त क्वेश्चन पूछा था कि सर ये O3 जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाली जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर देखो टेक्स्ट बुक के अंदर उसके ऊपर भी यूवी रेज लिखा होता है, दिखा है कि ये O2 को अगर मुझे तोड़ना हो ऐसे रिवर्स ऑर्डर में, जस्ट सी लाइक दिस, तो यूवी रेज दे देना तो टूट जाएगा। मतलब जब ये यूवी रेज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास आता है तो वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, तो वो उसको तोड़ देता है इनटू 2 एटम्स ऑफ ONO। तो उसने मुझे ऐसा बोला, अगर सारे यूवी लाइट रेस से सारे O2 टूट जाते हैं तो ये खाली O ही बचने चाहिए ना, फिर ये O2 आया कहाँ से। इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन। ये लास्ट टाइम के एक बच्चे ने ऐसा लाइव लॉजिकली सोचा था। अब उसमें ऐसा होता है उसका आंसर कि वेन एवर यू फेस समथिंग, वेन एवर यू फेस मतलब जब तुम पे कोई चीज़ आके पड़ती है, तब इट इज़ लाइक इन अ रो। जैसे कि कंसिडर मी एज अ सन एंड कंसिडर यू ऑल एज अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन। तो सपोज मेरी सनलाइट तेरे पे पड़ी तो यू विल डिवाइड इनटू O+O। तेरे पे पड़ी तो यू विल ऑल्सो डिवाइड इनटू O+O। तेरे पे पड़ी यू विल ऑल्सो डिवाइड इन O+O। अब तक उस पर तो नहीं पड़ी है ना, इतनी देर में तुम 6 फ्री O पड़े हो, जो अब तक मेरी उस पर पड़े उससे पहले उसके साथ कंबाइन कर सकते हो। तो यहाँ एयर में तुम्हें पता है गैसेस आर फ्री टू मूव, गैसेस आर फ्री टू, एटम्स पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू। तो जब व्हेन एवर दे आर अलाइंड और सनलाइट अभी तक ये बाईपास हो रही है, तब तक वो अभी भी उसके उसी फॉर्म में है। तो दैट्स व्हाई दे कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म। उसके बाद
अब जो हम डे टू डे लाइफ में जो हार्मफुल गैसेस यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं CFCs, क्या बोलते हैं? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसको रिलीज़ करने के लिए बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे खुद हम अभी भी कर रहे हैं। ये रहा, AC के ब्लोअर्स में से AC के हीट जो हम बाहर रिलीज़ कर रहे हैं वो, तो AC के बैकडोर से, मतलब ब्लोअर से। वैसे ही तुम्हारे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज होता है ना घर पे, रेफ्रिजरेटर में से, तुम्हारे व्हीकल्स के धुएं में से, इनफैक्ट फैक्ट्रीज़ के धुएं में से, इन सब में से हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, उन्हें ही बोला जाता है क्लोरोफ्लोरो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। अब इसकी एक मस्त स्टोरी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क करता है। हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस CFCs रिलीज होते हैं। तो जैसे कि हम अर्थ पे हमारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सपोज कोई इस तरीके से गाड़ी लेके जा रहा है, अब यहाँ से रिलीज हुए CFCs। क्या रिलीज हुए? तो कहाँ जाएंगे? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। नाउ दिस CFCs कम हियर, और यहाँ पे होल हो गया और यहाँ से बाहर निकल गए। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे दे विल स्टार्ट मेकिंग होल्स। जब ऐसे होल बनते जाएंगे तो डोंट यू थिंक सो UV रे डायरेक्टली आ जाएगी, ये UV रे डायरेक्टली आ जाएगी, और फिर हम लोगों को इसकी दिक्कत आएगी क्योंकि ये हमारे ऊपर डायरेक्टली पड़ रही है। दूसरी भी एक चीज़ ये ख़राब करते हैं, क्या कि मान लो ये होल तो करते ही करते हैं, दूसरा ये CFCs का एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। लेट मी टेल यू व्हाट। ये अर्थ के अंदर ऑलरेडी जो UV रेज आ गई है, ये वाली, ये जो UV रेज आ गई है जो कि कंट्रोल्ड है, जो हमें स्किन कैंसर नहीं कर रही, विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोड्यूसर्स। तो उन कंट्रोल्ड UV रेज को बाद में यहाँ पे जब तक सनलाइट की ज़रूरत थी दे देने के बाद एस्केप कर जाना होता है वापस। बट दिस ग्रीन हाउस गैसेस, दिस CFCs, दे ट्रैप दोज UV rays. They trap these UV rays inside the earth, and our temperature goes on rising. Our temperature goes on, and इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? कि तुम्हारा ग्लोब गर्म हो रहा है, तुम्हारा ये लुल गोला गर्म हो रहा है। क्यों? वापस वंस अगेन, लास्ट टाइम, वंस अगेन, AC के अंदर से जो गैसेस निकले, रेफ्रिजरेटर्स में से जो गैसेस निकले, व्हीकल के धुओं में से जो गैसेस निकले, फैक्ट्रीज के चिमनीज में से जो गैसेस निकले, ऑल आर हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। इन शॉर्ट वी कॉल देम एज CFCs, नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नाउ लुक बाय द ड्राइंग, तुमने अर्थ पे ह्यूमंस ने गाड़ी चलाई, एक एग्जांपल दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकले, दे रिलीज, उनको यहाँ से बाहर जाना था तो दे कॉज्ड अ होल इनसाइड इट, रिएक्टिंग विथ ओजोन। ऐसे वो कई सारे होल बनाते आए। अब उस होल में से डायरेक्टली UV रेज आ जाएगी विच विल कॉज दिस स्किन कैंसर। बाकी जगह पे जहाँ होल नहीं है वहाँ से कंट्रोल्ड UV रेज आ रही थी, उसे भी हम यूज़ कर ले, उसके बाद एस्केप हो जाना चाहिए था। लेकिन दिस CFCs डू वन मोर थिंग। जैसे तुम्हारा OTG अवन काम करता है जिसके अंदर कोई वेव्स नहीं होती, मैं माइक्रोवेव नहीं बोल रहा हूँ, माइक्रोवेव में माइक्रोवेव्स होती है दैट बेक। OTG अवन में सिर्फ ऊपर नीचे एक रॉड होती है जो गर्म हो रही होती है, और आगे कांच का एक डोर होता है जो सिर्फ हीट को ट्रैप करके रखता है। वो कोई लोकल शॉप पे वो पफ की मशीन देखी है, पफ रखने की, एक भद्दा सा एक खाली येलो कलर का बल्ब रख देते हैं, बट उसकी हीट उस कांच वाले डोर की वजह से ट्रैप्ड रहती है। तो ये कुछ ऐसा ही करते हैं। ये जो यूज्डफुल UV रेज थी जो हमने यूज़ कर लिया, अब उसको एस्केप करना है, ये उसको वहाँ पे फंसा देते हैं, हमारे अर्थ के अंदर ट्रैप कर लेते हैं। इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, एंड दैट इज नोन एज, फिर हमारी रेन कम होती है, गर्मियाँ बढ़ती जाती है, अनसीजनल अलग अलग बारिश का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, ये सब। हाँ, ये सबसे एक क्लाइमेट ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होने लगते हैं। सो बेसिकली दिस इज हाउ दी ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड। और मैं तुम्हें बोला था, मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ बताऊंगा। एक बार साइंटिस्ट लोगों ने ये सेम चीज़ एक्सपेरिमेंट की थी कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा ऐसे खुद पे प्राउड होता है कि वी आर लाइक साइंटिस्ट, सो वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन मेक एनीथिंग। तो हमें ऐसा बड़ा चस्का चढ़ता है कि हम लैब में कुछ बना ले, सिंथेसाइज कर ले। सिंथेसाइज मीन्स मैन मेड, सिंथेसाइज मीन्स मैन मेड। चालू है ना वो, फोन आया उसके बाद बंद तो नहीं हुआ ना, वो तो चलेगा, वीडियो चालू है ना, दैट्स फाइन। सो बेसिकली आई वाज टेलिंग कि कुछ मैन मेड बनाने का हमें बड़ा होता है।
तो मैन मेड में इंसानों को ऐसा सोचा चलना ओजोन बनाते हैं, स्पेसशिप में लेके जाएंगे ऊपर, मतलब रॉकेट्स में, एंड विल स्प्रिंकल दैट बैक अगेन ओवर हियर, ताकि वो जो होल हमारी गलती से बने हैं वो बंद हो जाए। एंड यू नो व्हाट, ने ऐसा किया भी था। एंड वी ट्राइड, वी मेड, वी स्प्रिंकल्ड, बट वो 2-3 दिन ही चला एंड देन इट अगेन वेंट ऑफ एज इट वॉज। मतलब उससे हम ये सीखे कि कुछ कुछ चीज़ों में वी कैन नॉट कम्पीट टू नेचर। सिंथेसाइज्ड यानी कि लेबोरेटरी में बनाया हुआ ओजोन उसके साथ ज़्यादा टाइम तक अटैच रह नहीं पा रहा था। दिस यू कांट राइट ऑफ कोर्स, बट बहुत पुरानी स्टोरी है, मैं खुद 3 साल से बच्चों को बताई है, सो आई डोंट रिमेंबर। सो मैंने कहीं पढ़ी है विकीपीडिया या कहीं पे मैंने कुछ कंटेंट पढ़ा था, उसके अंदर था ये, ठीक है, कि वी ट्राइड एंड वी सक्सीडेड बट दिस डिडंट लास्ट लॉन्ग। फिर जब हमने सैटेलाइट से देखे तो वो जो होल्स जहाँ थे वो वैसे के वैसे हो गए। एक आध दिन वी वर हैपनिंग कि भाई हाँ सब गलतियाँ सुधार ली, चलो अब नीचे जाके मतलब अर्थ पे जाके फिर से अब ये सब नहीं करेंगे ग्लोबलों में, क्योंकि वी ऑलवेज फाइंड अ वे, क्योंकि हम सब ये जानते तो हैं कि हमने हमारी धरती की हालत बहुत ख़राब कर दी है। सो जस्ट टू क्योर इट अब कुछ करना तो पड़ेगा। यस, तो ये था एक टॉपिक। उसके अलावा फिर पीछे क्या है? ओके, मैनेजिंग द गार्बेज दैट वी प्रोड्यूस, उसको भी एक बार सीख लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लास्ट टॉपिक है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब इसमें मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? छोटे स्टैंडर्ड से ही हम लोग सीखते आए कि देर आर 3 डिफरेंट कलर्स ऑफ डस्टबिन्स, जिसमें से एक के अंदर आप लोगों को ड्राई वेस्ट थ्रो करना चाहिए, एक के अंदर आपको वेट वेस्ट थ्रो करना चाहिए, एक के अंदर आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे हाँ टिन कैंस या तो ब्रोकन ग्लास क्रॉकरी। ठीक है, क्या हुआ? तो सीधा बैठ। चौथे आ रहे चौथे दूसरी चीज़ें, तुम्हें कभी भी तुम्हारा मेडिकल वेस्ट इन सब चीज़ों के साथ नहीं फेंकना चाहिए। जैसे सपोज कहीं पे कुछ पेलू कहेवाय ने गुजराती में हिंदी में फ्रैक्चर वाला थी, कहीं इन्फेक्शन ना था, તમને કંઈક रस्सी बस्सी થઈ હોય, पस निकला हो और आपने वहाँ पे बैंडेज किया एंड देन यू थ्रो, बट सम ऑफ द अदर पीपल्स जो विच आर लो कास्ट पीपल्स, वो फिर उसको उठा के तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। किसी को वॉमिटिंग हुई है, एनी वे और द अदर यू विल बी क्लीनिंग इट, फिर आप उसको ऐसे थ्रो कर दोगे, सो समबडी शुड नॉट पिक इट, राइट। तो मेडिकल वेस्ट अलग से होना चाहिए। एंड फाइनल और फिफ्थ आता है जिसके भरोसे मोबाइल कंपनीज ने बहुत नोट छापे हैं, दैट इज ई वेस्ट। क्या आता है? हाँ, ये बोल के मस्त कंपनियों ने धीरे रह के चार्जर बंद कर दिए, सिर्फ केबल देने लगे और चार्जिंग ब्रिक्स देनी बंद कर दी। स्पेशली शुरुआत तो आईफोन ने ही की, ठीक है, कि आज से सिर्फ केबल वहाँ मिलेगा, इतना छोटा सा। क्यों? तो क्या पहले फ़ोन वापरते ही देना, तो घर पे पढ़ाई होगा ना, पर उसके और इसके वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। हाँ, तो फिर अलग से खरीदने का मतलब बेचेंगे तो सही, या तो तुम्हें सिर्फ ई वेस्ट के नाम पे चूना लगाया, ठीक है। सो बेसिकली ई वेस्ट के अंदर आता है जैसे कि तुम्हारी टूटी फूटी कोई सीडीज़ हो जो अब तो बहुत पुरानी हो गई है, कुछ पेन ड्राइव्स हो, बराबर, हाँ, कोई बल्ब के फिलामेंट्स हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ भी ब्रोकन कीबोर्ड है, माउस है, तो उसके वायर्स हैं। सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर ई वेस्ट, दे ऑल कम अंडर ई वेस्ट। ये भी जनरली डिग्रेडेबल नहीं होते, क्योंकि मोस्टली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ही होते हैं। तो जनरली ये ई वेस्ट कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसे होते हैं? तो अब ये नहीं पूछना कि ये क्या होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो सालों तक भी जमीन के अंदर रह के बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो हो जाए वो, जैसे कि घर के कचरों में तुमने सपोज बनाना पील डाल दिया, क्या डाल दिया? बनाना पील, वो ज़मीन में डालोगे तो 2-4 दिन में गायब हो जाएगा, ठीक है। वो नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सड़ा के फर्टिलाइजर बना देंगे। सपोज ओनियन पील डाल दिया हो, ऑल दिस थिंग्स। अब इसमें वेट में कुछ भी हो सकता है, लाइक छोटे बच्चों के डाइपर्स वगैरह हो सकते हैं। सो तो तेरे को वेट के और क्या एग्जाम्पल चाहिए इधर, ठीक है। शार्प ऑब्जेक्ट्स में आप अपना कोई बच्चे अपना वो यहाँ पे वेरी गुड ब्रोकन नाइफ्स, जैसे कि किचन में ब्रोकन नाइफ्स हो गए, या फिर स्पेशली आप लोगों के उस पे बताऊँ लेवल पे, तो आप लोगों के अगर कोई ब्रोकन कंपास हो, डिवाइडर्स, हाँ, वो सब आ गया बेटा इस पे। जो भी मम्मी फेंक के मारेगी ना वो सब आ गया इस पर, बराबर। मेडिकल वेस्ट में मैंने आपको पहले भी बता दिया, यूज्ड बैंडेजेस हो, सिरिंजेस हो, ब्लेड्स हो,
ब्लेड्स है, कोई सिरिंज है, ये सारी चीज़ें किसी को भी हाथ में लग सकती है। सो ये सारा टॉपिक आएगा कि भाई आप कैसे मैनेज करोगे अपना वेस्ट। इस चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअली मुझे यहाँ पढ़ाना चाहिए था जब हम इसकी बात कर रहे थे ना, कि एनर्जी बहुत लो लेवल्स में एक के बाद एक जाती है, ऐसे ही एक जगह पे एनर्जी उल्टी भी फ्लो करती है, मतलब ऐसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, उसको वायलेट करके नहीं पर अपने टॉपिक के थोड़ा अगेंस्ट में। वो टॉपिक का नाम है बायोमैग्निफिकेशन। क्या नाम है? अब इसका मतलब ही अलग है। देखो, अब तक तुमने जो बात की ना, वो तुमने ऐसे बात की कि एक जना एक जने को खाए, तो हमने बोला कि भाई लेवल ऑफ एनर्जी डिक्रीज होती है। अब इसमें सारी चीज़ें देखो, वर्ड में ही लिखा है मैग्निफिकेशन, बढ़ती जाएगी। कैसे? चलो आओ देखते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई एक फार्म है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है यार, मैं लिख देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय बायोमैग्निफिकेशन? ठीक है। सो ये अगर हमारा कोई फार्म है और उसके अंदर हम इस तरीके से क्रॉप्स उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग डालते हैं फर्टिलाइजर। क्या डालते हैं? सी आई डिडंट से मैन्योर, मैंने बोला फर्टिलाइजर, इसमें फ़र्क है। मैन्योर यानी ऑर्गेनिक खाद, और ये है इनऑर्गेनिक। हाँ, तो अब जब क्या होगा, इसका एक्सेस क्वांटिटी हो गया, तो इसका काम तो क्या था, इस फर्टिलाइजर का मान लेते हैं ये फर्टिलाइजर है DDT। ये फर्टिलाइजर वन ऑफ द फेमस फर्टिलाइजर, मेरे को DDT रखना है। चलो, फर्टिलाइजर रखा हमने DDT, ठीक है। अब इस DDT फर्टिलाइजर के अंदर इसका काम है टू वर्क लाइक अ पेस्टिसाइड। किसके जैसा काम करना है? तो पेस्टिसाइड जैसा काम करना है, यानी पेस्ट को मारना है, या तो तुम बोल सकते हो इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्ट को मारना है। बट जब ये मोर क्वांटिटी में होते हैं, कैसे होते हैं? तो मोर क्वांटिटी में होंगे ना, तो क्या होगा कि जब यहाँ से आप पानी का फ्लो दोगे, क्या दोगे? वाटर फ्लो। तो जब यहाँ पे ये एक्सेस वाटर फ्लो है ना, वो नियर बाय वाटर बॉडीज में जाएगा। कहाँ जाएगा? जैसे कि नियर बाय वाटर बॉडीज में जाएगा। किस में जाएगा? नियर बाय। तो ये रहा, ये नियर बाय वाटर बॉडीज में चला गया। उसके साथ साथ ये एक्सेस में जो फर्टिलाइजर था वो भी गया। एंड दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसा है? अब ऐसा होगा कि नोइंगली और अननोइंगली, गलती से ही सही, ध्यान से देखना, अब इंटरेस्टिंग दिखेगा। इसको एक मछली ने खा लिया, अब उसके पेट में एक चला गया, एक डॉट, कंसिडरिंग इट एज 1 ग्राम एज ऑफ नाउ, खाली समझने के लिए। अब ऐसा एक और मछली ने खा लिया, इसके पेट में भी 1 ग्राम चला गया, ठीक है। नाउ एक थोड़ी सी बड़ी मछली आई, उसने इन दोनों को कंज्यूम कर लिया, तो बेसिकली इस बड़ी सी मछली के पेट में कितने चले गए? और ऐसे ही समझो, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी थी, उन छोटी छोटी बहुत सारी में से एक और बड़ी मछली ने ऐसे 2 खा के ऑलरेडी रखे हैं, ठीक है, ऐसे 2 ऑलरेडी खा के रखे हैं। अब उसके बाद एक और मछली आई, उसने इन दोनों को कंज्यूम कर लिया। सो प्रैक्टिकली इसके पेट में अभी तक 4 जा चुके हैं। अब इस 4 को सीधा तुमने खा लिया, एक ही मछली को तुमने खा लिया, तो सीधा तुम्हारे पेट में कितने आ गए? 4। और गलती से ऐसी 2 खा ली हो तो ये क्या हुआ? उसी कंपाउंड का धीरे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 8 ग्राम मैग्निफिकेशन नेचर में हुआ है, इसलिए बायोलॉजी में हुआ है, इसलिए बायो मैग्निफिकेशन। आया समझ में? तो एक ही बार में तुमको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाएगा। डन? वो भी ट्रेनर में, तो वहाँ पर प्लांट्स के लिए भी कुछ नहीं बचा। हाँ, कुछ वो भी दूसरा लॉस, पर हमें तो बायोमैग्निफिकेशन पूछा, तो वी हैव टू जस्ट नेम दैट चैप्टर एज बायोमैग्निफिकेशन।